Hi everybody, a very warm welcome to this class on law of torts. लॉ ऑफ टॉर्ट्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पढ़ने के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है वो मैं इंट्रोड्यूस करते टाइम ही आपको बता देता हूँ। बिकॉज लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कंसोर्शियम्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। Whenever you study for CLAT, law of torts would be covering the major part of CLAT's paper. You can check this entire thing historically. ठीक है? Now, talking about the lecture process, I will be again going through the presentation. We will be talking about different sections of the Indian Contract Act. उससे पहले let me explain you what all things are covered in the law of contracts. Okay, now just give me a minute, I'll be back. So generally what happens in law of contract is there are two parties minimum. ठीक, मतलब वहां पर दो पार्टीज होंगी जो कि मिनिमम टू पार्टीज होंगी. कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली बिटवीन टू पार्टीज एंड मोर. ठीक. नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था ICA, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1872. 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट आया एंड फर्स्ट प्रोविजन से लेके उसमें 266 266 प्रोविजंस जो है वो टोटल है. इसमें से ही तोड़कर बाद में निकाले गए सेल ऑफ गुड्स. ओके, वन. देन उसके बाद इसी में से तोड़कर निकाले गए पार्टनरशिप. एंड इनको क्या किया गया, सेपरेट एक्ट बना दिया गया. तो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस जो हमने देखा. बाद में नाउ वी आर लेफ्ट विथ जनरल प्रोविजंस. इंडेमनिटी, गारंटी, एंड उसके बाद नेक्स्ट इज बेलमेंट. के बाद प्लेज एंड एजेंसी. ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हम पढ़ेंगे आज. जनरल प्रोविजंस जनरली थोड़े ज्यादा होते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं प्रपोजल पे. व्हाट एग्जैक्टली इज प्रपोजल? ठीक. तो प्रपोजल इज जनरली एन ऑफर व्हेन वन पर्सन signifies to another person his willingness to do or not to do something, basically to abstain something, that is called an offer. ठीक है. प्रपोजल आप सामने वाले को दे सकते हो. प्रपोजल किस तरीके से हो सकता है? प्रपोजल ऐसा हो सकता है कि मैं अपना फोन जो है किसी को देना चाहता हूँ एंड एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहता हूँ जो भी सामने बैठे. I want to sell my phone to you. I ask whether you want to buy this phone or you do not buy this phone. ठीक है. Now there will be two answers, either a yes or a no. ठीक. This exactly the game of yes or no is known as proposal. When a question is asked to a random party to the contract, whether they will do this or not do this, this exactly is a proposal. Now, talking about acceptance. Now, if there are two answers, मैंने जो बताया, either there is a yes or there is a no. नो वाला गेम हम खेलते ही नहीं है. नो हो गया तो फिर कोई लॉ ही नहीं बनता. अगर वो यस हो गया, नाउ दैट इज नोन एज एन एक्सेप्टेंस. अगर उसका आंसर यस है
That is known as acceptance. Now, if a proposal meets acceptance, it has now become a promise. तो जब मैंने आपसे पूछा कि आप मेरा फोन 10,000 रुपीज में खरीदोगे, जब आपने हाँ बोल दिया, उसको क्या बोलते हो आप? उसको बोलते हो आप एक प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस हो गया है, जैसे कि हम बॉलीवुड मूवीज में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। प्रोमिसेस आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन इन लॉ। ठीक। जब आप लॉ करने जा रहे हो या फिर लॉ कर रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, प्रोमिसेस आर नेवर मेंट टू बी ब्रोकन। Promise when coupled with a consideration. What do you mean by consideration? Consideration is anything which you get in exchange of anything. ठीक है। मैं अपना फोन आपको दूंगा तो वो आपके लिए कंसिडरेशन होगी। आप उसके बदले में मुझे जो पैसे दोगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन होगी। दिस इज नोन एज कंसिडरेशन। प्रॉमिस के साथ आपको एक कंसिडरेशन डालनी ही पड़ेगी। अब जब वो कंसिडरेशन भी आ गई तो नाउ दिस हैज बिकम एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट है हमारे बीच में, फोन देंगे पैसे लेंगे, फोन देंगे पैसे लेंगे। दिस हैज बीन एन अग्रीमेंट। अब अगर ये अग्रीमेंट 5 कंडीशंस क्वालिफाई करता है विच विल मेक इट अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट। वो 5 कंडीशंस कौन सी होती हैं, एक बार वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन होती है कि अगेन इसमें होनी चाहिए कंसिडरेशन। दूसरी कंडीशन होती है कि जो पार्टीज होती हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बच्चा एज इन एनी वन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ डन बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ एज मोर देन 18, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, एक बार लिख के बता दूं मैं। वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब क्या होता है? शुरू से वॉइड, वॉइड एज इन के इट इट विल नेवर बी इन्फोर्स्ड। ठीक है। तो void ab initio is the keyword. Now talking about what? Talking about the proposal. What are the essentials of valid proposal? उससे पहले let's see what are the 5 conditions which we were talking about. First condition is there should be a consideration. Second condition is the party should be competent to do or ensure that they are entering into a contract. Third condition is there should be free consent. No party should be forced or under any pressure due to any circumstance just to enter into a contract. The object of the party should be lawful. ठीक। Now, talking about the fifth condition, it should not be declared expressly void. Okay. Now, if you are in this class and listening to me, can you write a yes in the chat box so that I can just know that you are present in this class and you are understanding everything? Yes in the chat box and send that to me. Okay. I have received a yes from Tanmay. Kajal and Shruti, can you reply to me in the chat box? Kajal has also replied. Also, Tanmay and Kajal, I saw you guys in the previous classes. Do you like the way I teach? Do you like the entire structure of the content? Are you guys getting what am I teaching in the past 2 classes, 2, 3, जो भी मैंने पढ़ाया उसमें आपको समझ में आ रहा है थोड़ा? ओके परफेक्ट। ओके ओके, तो दोनों की तरफ से आई हैव गॉट अ यस सर, यस सर। ठीक। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो ये थी 5 कंडीशंस जो कि हमने पढ़ी। अब प्रपोजल को वैलिड बनाने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट इज अ प्रपोजल शुड बी अ रिक्वेस्ट। मैं आपसे फोर्स नहीं कर सकता कि सुनो तुम्हें मेरा फोन खरीदना पड़ेगा। इट शुड बी अ रिक्वेस्ट, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे? ठीक। पॉइंट नंबर 1 इज डन। सेकेंड, शुड क्रिएट अ लीगल रिलेशन। किसी की अगर कोई इंटेंशन ही नहीं है और वो ऐसे ही बोल रहा है अरे तू फ्लैट में टॉप कर ले मैं तुझे मैकबुक दिला दूंगा, कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं था। अगर ऐसा कुछ आपके बीच में और पार्टीज के बीच में है तो आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। नाउ अ प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन।
तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के ला दूंगा. This is not a definite and a certain proposal, obviously. So these are the three conditions which we have to fulfill. तो बेसिकली अग्रीमेंट प्लस ये जो 5 कंडीशन मैंने बताई थी, ये सारी की सारी, दिस विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. नाउ ऑफर्स आर ऑफ टू टाइप, जनरल ऑफर एंड अ स्पेसिफिक ऑफर. ठीक. जनरल ऑफर क्या होता है? All of us might have seen the Flipkart और Amazon का बिग बिलियन डे सेल एंड दिवाली सेल और जो भी है. कोई रैंडम दुकान पे भी जब हम जाएंगे, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल जो कि हम देखते हैं इन दिवाली और ऐसा टाइम. ठीक है. तो ये सेल होती है, सब कुछ होता है. ये सब क्या होती है? ये होता है एक जनरल ऑफर, जनरली टू द पब्लिक एट लार्ज. क्लियर? नाउ व्हेन यू एंटर इनटू द अग्रीमेंट कि हमें ये चीज खरीदनी है, नाउ दैट बिकम्स अ स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर. ठीक है. स्पेशल नहीं, उसको स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे. यू गो टू अ शॉप, यू आस्क दैट शॉपकीपर कि ये जो बाहर आपने बोला है कि 50% ऑफ मिलेगा इस कुर्ते पे, आई वॉन्ट टू अवेल दैट ऑफर. नाउ दैट शॉपकीपर कैन reject or can accept. If that person accepts, it would now become a specific offer. ठीक है. तो यही चीज हुई थी इस लैंडमार्क जजमेंट में. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. देयर वाज अ स्मोक बॉल कंपनी. स्मोक बॉल इज बेसिकली फॉर इन्फ्लुएंजा. देयर वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए बनाती थी मेडिसिन. ठीक. उसने बोला कि anyone who takes our medicine and contacts get in contact with influenza, हम उसको क्या करेंगे? We will compensate that person with £100, and for that trust that we will surely compensate, they deposited this with a bank. Now Carlyle took this medicine and got in contact with influenza. She went to the court, sued the company, and asked for this £100 wala reward or compensation. Now the company said कि this was a general offer. We never asked her to take this particular medicine. ठीक है. तो ये जो है, ये एंटायर चीज जो पूरे इस पूरी कहानी में हुई, वो क्या थी? वो बनी लैंडमार्क जजमेंट के कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. जनरल ऑफर था, बाद में स्पेसिफिक बन गया क्योंकि उसने मेडिसिन ले ली. The conditions which were certified or mentioned in the general offer were fulfilled and accepted by conduct. इसीलिए इसको बोला गया कि this has now become a specific offer. Now there are different types of contract. First contract is a valid contract. All the essentials are fulfilled, the contracts get executed, and you get whatever you desire. This is valid contract. Second one is a void contract. Any one of the conditions does not get fulfilled, minimum, can be more than one as well, that becomes a void contract. Voidable contract is due to some random mistake or condition not getting fulfilled at any one party's end, the other party gets the option to either say yes or no to a particular contract. For example, Amit and Manoj were doing a transaction. He wanted के मनोज हैड मर्सिडीज. मनोज से बोला कि आप अपनी मर्सिडीज मुझे भेज दो एंड मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा. अमित ने मनोज से बोला. मनोज ने बोला ठीक है. जब वो मर्सिडीज खरीदने पे आया, पैसे लेने की बात हुई, तो मनोज के पास दो मर्सिडीज थी, एक थी रेड, एक थी ब्लैक. Amit wanted black Mercedes, Manoj wanted to sell red Mercedes. There is no meeting of minds. There is no meeting of minds. When this meeting of minds happens, then a particular contract gets executed. Now, in this particular scenario, court will give Amit the option कि सर आपको कार से मतलब है या कलर से मतलब है. आप एक काम करो कि कार तो सेम ही है, कलर डिफरेंट है ना. You can either say yes to Manoj for this transaction, you can either say no to Manoj for this transaction.
this option of either this or that given to one particular party by the court is known as voidable contract. Okay, this exactly is voidable contract. Next, unenforceable. There can be some technical difficulties as well whenever a particular contract is getting executed. So the contracts gets unenforceable in the court of law. Okay, this is the fourth type. What do I mean by acceptor? There are two parties when a contract is getting executed. Proposer, the one who proposes, and the acceptor, the one who accepts. Communication of this proposing and accepting process, the entire process and mechanism is very important. Okay, the entire process and mechanism. Okay, this has come in the past year papers आप देखोगे तो communication पे question आया हुआ है. ठीक है. Now let's take an example. When will the proposal and the acceptance be complete? ठीक. Prakhar is a person and Tapan is a person. Let's assume that we are living in the past and there is this mail wali thing happening. Okay, I offer to sell my mobile phone to Tapan and I wrote a letter on 1st October. Okay, on 1st October, I wrote a letter to Tapan and the letter reaches to Tapan on 10th of October. I want to sell my phone for 10,000 rupees. Do you want to buy my phone? This is the entire contract का proposal जो कि मैंने भेजा हुआ है तपन. तपन thinks for 5 days and after 5 days posts another letter on 15th October telling me that yes, I want to purchase your mobile phone. This letter reaches me on 25th of October. ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे? Put in the course of transmission. ठीक. On 25th of October, that particular letter will reach me and then I will see कि हाँ मुझे ये मिल चुका है and अब मुझे पता है कि इसने क्या बोला है. ठीक. When can I revoke my offer? जब तक इसने हाँ नहीं बोल दिया है तब तक मैं अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूं. जैसे ही इसने 15th अक्टूबर को लेटर भेज दिया था, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, आई कैन नॉट रिवोक माय प्रपोजल. पॉइंट नंबर 1. When this comes into my knowledge, comes into the knowledge of the proposer, the contract, the acceptance cannot be revoked now because I have now the knowledge of exactly what that I have the knowledge that the contract is now accepted. The proposal is now accepted. I might take certain steps which are in the continuation. Okay. This is called the revocation. Revocation of offer कब होता है वो मैंने exactly वही बता दिया. जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हो. ठीक. And acceptance क्या होता है वो भी बता दिया. Now if you guys want to watch the recordings of this particular lecture, YouTube पर Career 360 आप सर्च कर सकते हो. Career 360 वहां पर you can find the recordings of all this lecture. Okay. And in order to not miss the recordings, you can also subscribe to that channel. And once you subscribe, आपको recording timely मिलती जाए करेगी. Acceptance must be absolute and unqualified. These are the two conditions. Okay. Should be made in the manner prescribed. For example, I tell the सामने party that the conditions जो भी attach करी गई हैं कि आपको अगर मैंने ईमेल के थ्रू भेजा है तो आपको ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है. These conditions have to be fulfilled. Void agreements. There are certain kinds of agreements which are void. First is having unlawful object and unlawful consideration. I give you 10,000 rupees and asks you for drugs. Unlawful object, unlawful consideration. Point number 1. Without consideration, I give you my mobile phone and do not ask for anything in return. Not a valid agreement. Restraint of marriage. I cannot
restrain your marriage. I cannot restrain you from trading, as in doing something, any business. I cannot restrain you from taking part in any kind of legal proceeding. अब wagering agreement. Wagering is a bet. Betting on something is illegal except horse racing. ठीक है. Uncertain events जो certain है ही नहीं, again वो भी wagering की ही कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है. Next, talking about consideration. Consideration is a value decided at the option of the proposer. Consideration need not be accurate or adequate. I can sell my ancestral property, entire 1000 acres of property, for just 1 rupees to someone. It need not be accurate. Consideration, however, are of three types: past consideration, present consideration, and future consideration. Past consideration is you pay someone in advance, coaching wale, and then they will provide you the आगे की सर्विसेज. They will teach you for the year. Present is you go to a shop, 10 रुपए आपने दिए, आपने मंच खा ली, उसने आपको मंच दे दी. फ्यूचर, आपने फोन पहले खरीद दिया लेकिन आप उसकी ईएमआई बाद में दे रहे हो. ठीक है, पैसे बाद में दे रहे हो. दिस इज फ्यूचर कंसिडरेशन. सिंपल रूल इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. कंसिडरेशन के एसेंशियल जान लेते हैं. पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट. इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए, आई if I have to sell my mobile phone to you, I might not ask कि अपना बच्चा दे दो मुझे उसका मतलब. Sell your child to me. Obviously immoral, opposed to public policy, unlawful. You cannot do that. ठीक है. Must be real. ठीक है. Very great example. चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा. चांद तारे तोड़ के लाना is definitely not a consideration in the eyes of law. Wagering agreement. What exactly is a wagering agreement? Any uncertain event in which both of the parties have mutual chances of gain or loss, and nobody has the control over any circumstance with not another interest in the event, is known as the wagering agreement. हॉर्स रेसिंग इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि लीगल होता है, बाकी वो wagering agreement होता है. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज समझ लेते हैं. पार्टीज की कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी बेसिकली थ्री टाइप्स होती है. पहला, मेजोरिटी. अगर आप एक माइनर हो और 18 साल से नीचे हो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. ठीक. साउंड माइंड. इफ यू आर ऑफ साउंड माइंड, दैट इज राइट माइंड, यहां से सही हो, तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्रंक, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यू गेट फिट्स, आपको मिल गई आती है थोड़े थोड़े टाइम पे, यू कैन नॉट गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक. ये सारा. अगर आपके कुछ फेजेस हैं जहां पर आप थोड़े से पागल हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, तो अगेन यू कैन नॉट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. Not disqualified by law. There are certain category of people which are disqualified by law for entering into a contract. Insolvents, जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है, वो कंसिडरेशन में क्या देगा. ठीक. पहली चीज. कन्विक्ट्स, जो जेल में बैठा हुआ है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकता है. ठीक है. ये जो लोग हैं, these are disqualified by the law. ठीक. For not entering into a contract. Talking about consent. If there is any kind of pressure, there is no free consent. Very easy to remember. किसी भी तरीके का आपके ऊपर प्रेशर है, कोई गलत फैक्ट आपको पता है किसी चीज के बारे में, उस चक्कर में आपने क्या करा कि गलत डिसीजन ले लिया, यहाँ पर आप जो हो वो कंसेंट आपकी फ्री नहीं बचती. फ्री विल, फ्री कंसेंट वो नहीं बचती है. ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: वर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ये ऊपर के जो चार हैं, दीज आर वॉइडेबल एंड मिस्टेक इज वॉइड. अब इसको एक एक करके समझते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. एक हम दो डॉक्ट्रिन पढ़ लेते हैं उससे पहले. ये सब्जेक्ट मैटर जो है अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो सब्जेक्ट मैटर था जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वही डिस्ट्रॉय हो गया, इम्पॉसिबल हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. जो पार्टीज इन्वॉल्व है उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी का कोई से नहीं होता किसी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एक्सेप्ट द कंसिडरेशन वाला पार्टी. ठीक है. सबसे पहले बात कर लेते हैं कोerशन की. व्हाट एग्जैक्टली इज कोerशन. ठीक है. कोerशन इज
कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन इन द क्रिमिनल लॉस। ठीक है, एनी एक्ट, आईपीसी में अगर कुछ दिया हुआ है, आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो किसी के साथ और बोलते हो कि अगर तूने यहाँ पर साइन नहीं करा तो तेको गोली मार दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, इसको किडनैप कर दूंगा, उसका रेप कर दूंगा, ये अगर ऐसा वैसा कुछ भी करा आपने, ठीक है, अगेन दिस वुड बी कैटेगराइज्ड इन व्हाट, इन कोercion। नाउ मिस्टेक कैन बी मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बोथ आर void। ठीक है, कोercion मैंने समझा दिया, वो भी void होता है। undue influence, when one party dominates the will of other। ठीक है, जब एक पार्टी डोमिनेट्स द विल ऑफ अनदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, देन अपनी हायर पोजीशन का एडवांटेज लेते हुए अगर कोई पार्टी सामने वाले के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, उसको बोला जाता है अड्यू इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल के लिए, आई एम योर टीचर, आई टेल यू सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना किसी चीज पर, दैट इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट। आप मुझे सब्सक्रिप्शन दोगे, मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है, बट ये मैंने अपनी अनफेयर एडवांटेज ली अपनी हायर पोजीशन का। ठीक है, ये एडवांटेज रियल भी हो सकती है, अपेरेंट भी हो सकती है। ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशन थी हमारे बीच में बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। सीनियर जूनियर हो सकता है, डॉक्टर क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, एडवोकेट क्लाइंट हो सकता है, एनीथिंग जिसमें कोई हायर पोजीशन लोअर पोजीशन इन्वॉल्व हो, सारा का सारा किस में आएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में। फ्रॉड, देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन टू रिसीव। Silence is not a fraud except where there was duty to speak and when it was given कि अगर आप चुप रहोगे तो हम उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे। दो कंसेप्ट होते हैं, केविट एम्पटर एंड केविट वेंडिटर। लेट द बायर बी अवेयर एंड लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, ये दो कंसेप्ट होते हैं। फ्रॉड में देर इज ऑलवेज एन इंटेंशन टू रिसीव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज ऑलवेज एन इंटेंशन टू रिसीव। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सामने वाले की कोई इंटेंशन ही नहीं थी रिसीव करने की, वो पार्टी इतनी भोली है और रिप्रेजेंटेशन को खुद ही ये पता नहीं था कुछ फैक्ट्स के ये गलत हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू गो इन टू अ शॉप टू बाय टीवी। अब आप वहां पर टीवी बाय करने तो गए हो, ठीक, टीवी आप बाय करने गए, बट वहां पर जब आप टीवी बाय करने गए तो जो सेलर था उसको एक फीचर ही नहीं पता था। आपने घर पे आके डिस्कवर करा कि वो टीवी में वाला फीचर है ही नहीं, बट क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन टू रिसीव नहीं थी व्हाइल सेलिंग यू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इट विल नॉट अमाउंट टू व्हाट, टू, इट विल नॉट अमाउंट टू रिसीविंग यू। ठीक है, दैट इज द एंटायर कंसेप्ट। नाउ दिस इज बेसिकली पॉजिटिव असर्टेशन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच डिपेंड ऑन समथिंग। ठीक, डिपेंड्स ऑन व्हाट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। नंबर वन, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है, अगर आपकी शिप सामने वाले कंट्री के शोर पे चली गई, इंडिया से श्रीलंका को शिप जा रही है, अगर वो सेफली चली गई तो हम क्या करेंगे, उस शिप की पेंट करवा देंगे। दिस इज नोन एज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर आपकी शिप श्रीलंका नहीं पहुंच पाई, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी। नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जनरली आर नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। फ्यूचर कंडक्ट क्या होता है, विराट लोन देता है रोहित को, रोहित बोलता है कि अगर तुम अनुष्का से शादी करोगे तो ही मैं इस लोन को पे करूंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये शादी का नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, बट फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड टाइम, एक कंसेप्ट होता है, टाइम इज द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
Time is the essence of a contract. If any contract is not executed within the time, it makes no sense to execute it afterwards. ठीक है. Ship does not return on time. 30 days का टाइम था, तो वो क्लेम कर सकता है. फिक्स टाइम वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा. इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है. आप ये बोलो कि आई विल गिव यू 10,000 रुपीज इफ यू पास योर 10th क्लास. 10,000 रुपीज इन योर 10th क्लास. ठीक है. अगर ऐसा कुछ है तो क्या वो पॉसिबल है? अब इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव की बात हो रही है. एनीथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस. Discharge of a contract. What do I mean by discharge of a contract? Termination of contractual obligations. कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा, आपकी जिम्मेदारियां उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए खत्म कैसे होंगी, ये होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. पहला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा? बाय परफॉर्मेंस. बोथ द पार्टीज परफॉर्म, बोथ आर हैप्पी, थैंक यू सो मच, गो बैक टू योर होम. ठीक. बाय परफॉर्मेंस. सेकंड, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. By mutual agreement, both of the parties can either substitute, that is, can change the main object of the contract. Second, can alter, that is, can modify the terms of the contract. Can remit, remit means to cancel the entire contract. And novate, novate is putting a new contract into the place. ठीक. By mutual agreement, both of the parties can do these certain things in a particular contract. ठीक. Modes of discharge. Now, discharge can be done by performance. One, again, all the conditions of the contract are satisfied, you happy, I happy, go back home. Thank you so much. ठीक. By mutual agreement, वो भी देख लिया. By impossibility to perform, if the entire aim of the contract was to watch a cricket match in a stadium and the match gets cancelled, now there is not a possibility that this will happen again. ठीक है. At the time, अगर impossible हो जाता है at the beginning of the contract, तो minority की वजह से होगा impossible. बाद में होगा तो frustration में कहलाएगा. ठीक है. Third point also covered. By the lapse of time, अगर टाइम खत्म हो चुका है, टाइम इज द एसेंस तो मैंने लिखा ही हुआ था पहले. अगर टाइम खत्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, मैंने बोला था कि मुझे नोट्स चाहिए लीगल के बिफोर 1st December, बिफोर, बिकॉज आई हैव माई क्लैट एग्जाम. इफ आई हैव माई क्लैट एग्जाम एंड मुझे नोट्स उसके बाद मिले, 2nd December को मिले, विल इट मेक सेंस? चैट बॉक्स में एक बार बताओ. इफ आई गेट माई लीगल के नोट्स आफ्टर क्लैट का एग्जाम, will it make sense for me? Yes or no in the chat box. Tanmay says no and Kajal says no. Both of you say कि नहीं, कोई सेंस नहीं बनती फिर. ठीक है. एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल है, एग्जैक्टली यही बोल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. ऑपरेशन ऑफ लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? Sometimes law also intervenes in between to cancel the contracts. Let me give an example or certain set of examples. ठीक है. Merger. There can be merger of different companies. For example, आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ोगे कि जियो और हॉटस्टार आपस में मर्ज होने वाले हैं, अप्रूव हो चुका है. मर्जर अगर हो गया तो इनके जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे अलग अलग पार्टीज के साथ, वो कैंसिल हो जाएंगे. ऐसा. For example, there was a party ABC. He was contracting with XYZ. In a road accident, ABC dies. By death, the sarkar, the government will tell the party कि अब तो बचा नहीं है वो, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचेगा. ठीक है. इंसॉल्वेंसी हमने पढ़ी लिया. ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स, जब हम बोल रहे थे पहले बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, यहां पर हमने देखा है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट अगर टर्म्स ऑल्टर होती हैं यहां पर, दैट इज वैलिड. बट बाय अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स बाय पार्टीज, व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट.
आप अपने एंड पर बिना सामने वाले को बताए किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ टर्म्स इफ डन अनऑथराइज्ड मैनर इट इज वैलिड, इनवैलिड बेसिकली। ठीक है, breach of contract. What do I mean by breach of contract? To not meet the conditions which were mentioned in the contract which you agreed for. For example, there is a contract between me and Careers 360. I will teach, they will pay. I suddenly go in between the of the classes and I shut this laptop off. I shut this entire system off and I go in between. कि आज मुझे क्लास लेनी थी, फिर मैंने रैंडमली ही क्लास बंद कर दी और मैंने ली ही नहीं, एंड उनको कुछ बताया ही नहीं और सबको ब्लॉक कर दिया। दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। I entered into a contract that I will take the classes, and then when I will not take, this is a breach of contract. Okay, this breach can be of two types: actual breach and anticipatory breach. एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? अगर वो उस दिन या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्चुअल ब्रीच है। एंटिसिपेटरी क्या होता है? बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, अब आते हैं हम इंडेमनिटी के कंसेप्ट पे। इंडेमनिटी क्या होती है? One party takes responsibility for the loss of another party. There are two parties, indemnifier and indemnity holder. Indemnity holder का जो है compensation मिलता है उसको for any loss. Liability arises when the contingency arises. ठीक है, talking about guarantee. Indemnity contract का best example is insurance companies. ठीक है, आप क्या करते हो कि इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, आपसे उन्होंने बोला कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो वी विल पे यू। इफ योर गाड़ी गेट्स डैमेज, इफ योर व्हीकल गेट्स डैमेज, वी विल पे यू, एंड दैट इज आवर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बोलती है कौन? पार्टीज आपस में। इंडेमनीफायर इज द पार्टी विच compensates for the loss if something happens. You give them premium in return, monthly premium हो सकता है, वो ईयरली प्रीमियम हो सकता है, वो आप उसको देते हो। और इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर जो होता है उसको एक कंपनसेशन मिलता है अगर कुछ गलत हो जाता है उसके साथ। ठीक है, तो ये इंडेमनिटी का कंसेप्ट है। इंश्योरेंस को आप याद रखोगे, ओनली एंड ओनली आपको इसमें इंश्योरेंस याद रखना है। सिर्फ इंश्योरेंस याद रखो, मेजोरिटी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है? कंपनसेट फॉर द लॉस। इंडेमनीफायर कौन हो गया? इंश्योरेंस कंपनी। इंडेमनिटी होल्डर कौन हो गया? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। ठीक, लायबिलिटी कब बनेगी? एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके एक्सीडेंट के पैसे कौन देगा? वो ये कंपनी देगी। व्हेन द कंटिजेंसी अराइजेस, अराइजेस इज द कीवर्ड, तभी वो इंश्योरेंस मिलता है। यहाँ पर खत्म हो गया इंडेमनिटी का कंसेप्ट। दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी। गारंटी, गारंटी में व्हाट हैपेंस? देयर आर थ्री पार्टीज टू गिव assurance to the promise. कोई भी प्रॉमिस हो रहा है आपस में, उसका अश्योरेंस अगर आपको देना होगा किसी पार्टी को तो गारंटी में काम आएगा। these three parties are creditor, principal debtor and surety. क्रेडिटर कौन होता है? the one who lends. प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? the one who borrows. श्योरिटी कौन होता है? गारंटर। आपसे अगर कोई ये बोल रहा है मैं देख लूंगा टेंशन मत ले, वो हो गया आपका गारंटर। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं इसके बाद बिलमेंट पे। बिलमेंट में
देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, वन पर्सन हैंड्स ओवर सर्टेन गुड्स टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये कंडीशंस लिखी हुई है, ये फुलफिल होनी ही चाहिए तब बेलमेंट पूरा होता है। अगला कंसेप्ट आ चुका है अपना बेलमेंट का, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, हैंड ओवर करता है वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कैन बी लॉन्ड्री, कैन बी सर्विस सेंटर्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, बेलमेंट का कंसेप्ट बोलेंगे। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना कोई गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, ऐसे ही नहीं पकड़ा देते हो तुम किसी को अपना गुड्स, ठीक है। लॉन्ड्री दे रहे हो तो अपने कपड़े किसी को दे रहे हो, ठीक, दिस स्पेसिफिक पर्पस इज नेसेसरी, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बेलमेंट बोलते हैं। बेलमेंट में अगेन देयर आर टू पार्टीज, वन इज द बेलर, another is the bailey. The one who delivers is known as the bailer, and the one who takes the delivery is known as the bailey, ठीक। टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट। एक होता है ग्रेचुइटस बेलमेंट, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती, विदाउट कंसिडरेशन। एक होता है नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, जिसमें कंसिडरेशन होती है, पैसे इन्वॉल्व होते हैं। यही हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है। ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस हो जाता है। नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, बेसिकली विच विल इन्वॉल्व मनी एंड कंसिडरेशन, ठीक है। दिस इज नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। इफ अ पर्सन हैज लॉस्ट हिज आइटम, द फाइंडर ऑफ दोज पर्टिकुलर गुड्स विल बी नोन एज द बेली, ठीक है। बेलमेंट कैन बी डन, हमेशा बेलमेंट मूवेबल गुड्स का होगा, ठीक है। अगर पेमेंट मूवेबल गुड्स का नहीं है, आप अपना जमीन तो वैसे भी किसी को नहीं दे सकते उधार पे, ठीक है। तो अगेन प्लेज इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, जो हम पढ़ रहे थे। गिरवी रखना आपने जो सुना होगा कि अपना सोना गिरवी रख दिया, अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, अपने पेपर गिरवी रख दिए, कुछ भी गिरवी रखना किसी के पास, दैट इज नोन एज प्लेज, ठीक है। कुछ भी चीज अपनी किसी के पास गिरवी रखना, दैट इज नोन एज प्लेज। नाउ what is this done for? This is done for security of a payment of a debt, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं हम इसका, लास्ट में एक बार मैं समझा देता हूँ कि हम प्लेज क्यों करते हैं। इमेजिन देयर इज अ पार्टी, अतुल, देयर इज अनदर पार्टी, चिंटू। अतुल और चिंटू दो अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है। दीज आर टू पार्टीज। नाउ अतुल टेक्स अ लोन फ्रॉम चिंटू, ठीक। लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल रुपीज 10,000। दिस इज द लोन अमाउंट ऑफ अतुल फ्रॉम चिंटू, ठीक है। Now Chintu wants he Atul should give something in as a security just to ensure that he will not uh, default on the debt. Okay, so Chintu wants security to ensure
ठीक। सो दिस सिक्योरिटी, ये जो डज नॉट डिफॉल्ट ऑन द डेट फॉर द पेमेंट बेसिकली, दिस इज नोन एज प्लेज। ठीक, ये प्लेज है, इसी को एग्जाम्पल को प्लेज मानते हैं। ठीक, एक बार इसको भी अच्छे से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इन पार्टीज के अलग अलग नाम होते हैं। ये हो गया पॉनर, ये हो गया पॉनी। ठीक, द वन हु गिव्स थिंग्स इज नोन एज द प्लेजर और पॉनर। ठीक है, प्लेजर पॉनर। एंड द वन हु टेक्स इज नोन एज द प्लेजी और पॉनी। ठीक है, दीज आर द पार्टीज टू प्लेज। नेक्स्ट, एसेंशियल्स होते हैं कुछ प्लेज के, जो कि हमको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। ये प्लेज किस किस केस में पूरी होगी। सबसे पहला एसेंशियल क्या है, कि द गुड्स डिलीवर्ड शुड बी डन एज अ सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट। ठीक। दूसरा पॉइंट, द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, एक्चुअल डिलीवरी का एग्जांपल, कि कार थी, वो डिलीवर कर दी। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी होगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, कार की कीज डिलीवर कर दी। इफ यू हैव कार की कीज यू इफेक्टिवली हैव द कार। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। एक्चुअल आप आइटम नहीं देते हो, बट एक्सेस टू दैट आइटम आपको किस चीज से मिलेगा, यू गिव दैट पर्टिकुलर थिंग। प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, बट प्रॉपर्टी तो इमूवेबल गुड्स में आ जाएगी, तो वो भी हम समझते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ लिया था। नेक्स्ट, गुड्स शुड बी मूवेबल, गुड्स शुड बी मूवेबल इन नेचर। एक और थंब रूल यहाँ पर होता है, प्लेज हमेशा मूवेबल गुड्स का होगा। इफ गुड्स आर मूवेबल then it is known as pledge. If the goods are immovable, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया मॉर्टगेज। जनरली व्हाट हैपेंस, एक बिल्डर अगर कहीं प्लॉट निकालता है, ठीक है, अलग अलग उसने प्लॉट निकाल दी, दीज आर 9 प्लॉट्स। बैंक जनरली mortgages certain plots that you cannot sell these until you repay the entire loan amount जो कि आपने हमको हमसे लिया है। ठीक है, एक बिल्डर है, वो भी क्या करता है, वो भी लोन लेता है। ठीक, अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, द बैंक टेक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक। द बिल्डर टेक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक, सो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट, ये जो इतने प्लॉट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो कि बैंक ने उसको रिलीज नहीं करे, अपने ही कब्जे में रखे, उसको बोला जाता है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। ये बाद में खुलती है जब सारा लोन रीपे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एनओसी मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, वो कौन देता है, वो देता है बैंक। बैंक किसको देता है, बिल्डर को देता है। सो ये पूरा कंसेप्ट है किसका, मॉर्टगेज का।
ठीक है, हाइपोथिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथिकेशन? देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ लोन जिसमें क्या होता है, आप बोरोवर होते हो, ठीक, बट बैंक टेक्स द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट। ठीक है, मूवेबल एग्जाम्पल तो है ही आपका। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी अगर हो रही है तो एग्जाम्पल के लिए आपने कार लोन लिया, ठीक, अगेन इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आपको एक कार खरीदनी थी, आपका नाम अगेन अतुल है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से बोला मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। 5 लाख का लोन बैंक ने इशू कर दिया। बैंक ने बोला कि ये जो ओरिजिनल पेपर्स होंगे कार के, कार के ओरिजिनल पेपर्स जो होंगे वो हमारे पास रहने चाहिए जब तक यू डू नॉट पे ऑफ द एंटायर लोन। ये ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर द सिक्योरिटी। नाउ ओरिजिनल पेपर की जगह वो कार भी तो रख सकते थे, बट अगर वो कार रख लेते तो वो हो जाता क्या, वो हो जाती आपकी प्लेज। ठीक, बट उन्होंने कार नहीं रखी, उन्होंने एज अ सिक्योरिटी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी रखी, बिकॉज के आपकी कार ही रख लेंगे तो आप चलाओगे क्या, फिर आप लोन किस बात का ले रहे हो? ठीक है, इसे कहते हैं हाइपोथिकेशन। लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे इज एजेंसी। Agency is a relation between two parties when one party commands what to do and what not to do to another party. ठीक है, one party commands what to do and what not to do to another party. एजेंट कौन होता है? एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी टास्क। कोई भी टास्क अगर कोई कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो एजेंट हो गया। प्रिंसिपल, जो भी एम्प्लॉयर होता है इस एजेंट का या इंस्ट्रक्टर होता है इस एजेंट का, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। Now, most important thing is consideration is not required to form agency. Okay, this is very important. Who can become a principal? Anyone who is major, anyone who is of sound mind. ठीक है, and any minor cannot become an agent. तो बेसिकली यही दो पार्टीज हैं जो कि एजेंट बन सकती है। ठीक, पार्टीज मतलब ये एक एसेंशियल टाइप का। प्रिंसिपल का एजेंट है। ठीक, एजेंसी क्रिएट कैसे होती है? आप किसी को अपना एजेंट बनाओगे कैसे? पहला, बाय अग्रीमेंट आप बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट करके। अगर उसमें कंसिडरेशन है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन, तो वो एक नॉर्मल अग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। बाय नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या होती है? व्हेन एन एजेंट exceeds the authority during an emergency in the interest of the principal, then the act is considered valid. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो मेड है, द पर्सन हु वर्क्स इन योर हाउस, उसकी इतनी जिम्मेदारी है कि दैट पर्सन has to come, do the dishes daily, and go back to her house. Okay, this is her responsibility. But उसने देखा कि you are not well today, you are ill. In bona fide intention and in good faith, in emergency situation, she also did the झाड़ू पोछा of your house. Okay, उसने mopping भी कर दी, उसने sweeping भी कर दी. Now, was this her order from your end? Yes or no in the chat box, please. क्या आपने उससे बोला था कि आप ये करो, हाँ या ना?
हाँ या ना? Did you order your maid to do the sweeping and mopping also? Are you guys listening to me? Yes or no? You guys are listening to me, but you are not answering. ठीक है? Let me answer myself. ठीक. So it was an emergency situation, but whatever she did was in the interest of your as a principal. ठीक है? So this will be considered valid. ठीक है? So this agent's bona fide act in cases of necessity, ये था concept. By estoppel and holding out, ये क्या होता है? By representation. ठीक है? ये थर्ड पार्टी को अगर ऐसा लगे कि प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ सच पीपल, तो वो क्या होता है? बाय एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट. अगला कंसेप्ट, बाय रैटिफिकेशन. यू डू समथिंग फॉर समवन, बट एट दैट टाइम यू वर नॉट देयर एजेंट, बट वो एक्ट जो है वो बाद में जब प्रिंसिपल के नॉलेज में आ जाती है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी एजेंसी बन जाती है. अगेन एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है? देयर आर क्लासमेट्स. It's 7 o'clock. One is Shruti. There is one classmate, Atul. For Shruti, Atul comes every day, fills a bottle, saves a seat for her. This act of agency was not in the knowledge of Shruti until she knew, and now Atul will become the agent of Shruti when she comes to know. Okay? This entire concept was of agency, and hence this is the entire concept in 45 slides of law of contracts. I hope you guys liked the lecture. If you want to watch all the recordings of this lecture, you can go to our YouTube channel and watch the recordings. And subscribe कर लोगे तो you will get the timely recordings of this lecture. ठीक है? आप benefits जो हैं subscribe करने के YouTube channel, that is you get the recordings timely, you get all the recordings of all the classes timely. ठीक है? तो वो आपको मिलेगा. एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना हो मुझे, यू कैन डेफिनेटली गिव फीडबैक्स एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. लव्ड इंटरेक्टिंग विद यू गाइस. थैंक यू.